जय भीम साथियों। तो मुद्दा है आरक्षण और जाति व्यवस्था, जो चारों तरफ से एक डिमांड भी है और लॉ लीगल पोजीशन देख के और पूरे समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि आरक्षण तब तक, जाति जब तक, तो जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। आइए तो इस मुद्दे पर थोड़ी सी विवेचना की जाए कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसे कौन से तथ्य थे जिनको हम लोगों ने परखा, जांचा, और उसके बाद हम लोग कुछ देर बात करेंगे आरक्षण और जाति पर। और उसके तो शुरुआत करते हैं आरक्षण का अधिकार क्या है। तो मैं समझता हूं कि जब हम अपने देश के इतिहास को पढ़ते हैं वैदिक काल से लेकर अब तक, तो हम पाते हैं कि वेदों के आधार पे, पुराण के आधार पे, मनुस्मृति के आधार पे जो समाज को चार भागों में बांटकर और उसके बाद जो शूद्र और अतिशूद्र बनाकर एक बहुत बड़े वर्ग को, जिसकी जनसंख्या लगभग 80% है, उसको जातिगत आधार पर पढ़ने लिखने से वंचित रखा, जातिगत आधार पर उसको जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से वंचित रखा, और जातिगत आधार पर ही उसको व्यापार करने से भी वंचित रखा, जिसकी वजह से हजारों साल की गुलामी की वजह से हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर, व्यापार पर, पूंजी पर प्रतिबंध लगने की वजह से 80% लोग देश के इतने ज्यादा पिछड़ गए कि जब भारत के देश की आजादी की शुरुआत, चर्चा शुरू हुई, जब भारत में साइमन कमीशन आया और उसके सामने विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने अपने अपने समाज की पृष्ठभूमि को रखा, और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से सभी ने अपने अपने समाज के हक और अधिकार की बात की, जिसकी वजह से एक कम्युनल अवार्ड हमारे लोगों को बाबा साहेब के अथक प्रयास से मिला। और उसके बाद कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए, और एक समय ऐसा आया कि उनकी स्थिति बहुत बिगड़ती चली गई। उधर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर लगातार यह दबाव बढ़ता चला गया कि अगर गांधी जी की जान चली गई तो आपके पूरे समाज को जड़मूल खत्म कर दिया जाएगा, सबकी हत्या कर दी जाएगी। दबाव इस हद तक बन गया कि अपने समाज के हक और अधिकार की वो लड़ाई, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरे समाज के लिए पृथक निर्वाचन मांगने की बात की थी, और जिसको बड़े लंबे पर्सुएशन के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3 के बाद इंग्लैंड की सरकार ने स्वीकार कर लिया था, जिसकी वजह से कम्युनल अवार्ड मिला। और उस कम्युनल अवार्ड के माध्यम से विभिन्न जाति धर्म के लोगों को अलग अलग प्रकार के अधिकार मिलने थे, जिसमें हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलने की बात लगभग तय हो गई थी, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे थे। और अल्टीमेटली जब उनकी स्थिति बिल्कुल खतरनाक हो गई और बाबा साहब पे लगातार दबाव बढ़ते चला गया, इस हद तक बढ़ गया कि अगर गांधी जी मर गए तो पूरे समाज को खत्म कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में बड़े दुखी मन से यह समझौता करना पड़ा, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से इतिहास में जानते हैं। लेकिन साथियों, उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान मिला, संविधान के माध्यम से सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, सरकारी नौकरियों में आगे आने का अधिकार, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, और जो भारत की संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन मिला। लेकिन अभी रिजर्वेशन मिले हुए 70 साल भी नहीं हुए। 70 साल तो छोड़िए, जब रिजर्वेशन मिले हुए केवल लगभग 40 साल हुए थे, तभी से लगातार एक के बाद एक हमारे इस आरक्षण पर हमला होना शुरू हो गया था। उसके बाद कई जजमेंट्स आए, कुछ जजमेंट रिजर्वेशन के खिलाफ आए, जैसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक तरफ ओबीसी को रिजर्वेशन तो दिया, लेकिन साथ ही साथ SC ST के रिजर्वेशन पे हमला भी कर दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जिसकी वजह से हमारे लोग, सीनियरिटी लिस्ट बड़ी गड़बड़ा गई, कई प्रकार के ऑफिस मेमोरेंडम्स आए, उसके बाद बड़े धरने प्रदर्शन समाज को करने पड़े, और बड़े लंबे धरने प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार पे प्रेशर बना, और उन्होंने सन 2000 में 85th अमेंडमेंट आया, उससे पहले 82 अमेंडमेंट आया, जिसके माध्यम से समाज को सीनियरिटी लिस्ट के साथ साथ प्रमोशन में भी रिजर्वेशन सुनिश्चित हुआ। लेकिन उसके बाद समय समय पर वो चैलेंज होता चला गया, कई M नागराज जजमेंट आता है, जर्नल सिंह जजमेंट आता है, और उसके बाद जो अभी जो उत्तराखंड वाला जजमेंट आया,
से लगातार रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले मैं आता हूं कि रिजर्वेशन बेसिकली है कितने प्रकार का। रिजर्वेशन मैं समझता हूं दो प्रकार का है। एक रिजर्वेशन जो धर्म के आधार पर, शास्त्रों के द्वारा, वेद के द्वारा कुछ पर्टिकुलर जातियों को मिला, जैसे पढ़ाने का काम, पूजा पाठ का काम, वो सारा का सारा पर्टिकुलर एक जाति को मिल गया। दूसरी तरफ सेना के अंदर, सत्ता के अंदर, देश का शासन किसके हाथ में रहे, वो अधिकार कुछ पर्टिकुलर जातियों को मिल गया। और दूसरी तरफ व्यापार करने का अधिकार भी कुछ पर्टिकुलर जाति को मिल गया। देश की भूमि भी कुछ पर्टिकुलर जातियों के हाथ में आ गई। तो जो देश के लगभग 80% लोग हैं, उनके पास धर्म के आधार पर, वेदों के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर, मनुस्मृतियों के आधार पर पढ़ने लिखने से भी वंचित, ज्ञान से वंचित, धन संपत्ति से वंचित, व्यापार से वंचित, भूमि से वंचित, लगभग सभी प्रकार से के अधिकारों से वंचित हो गए। तो जिसकी वजह से स्थिति इतनी भयावह हो गई कि हमारे लोग लगातार पिछड़ते चले गए, इस हद तक पिछड़ गए और उनके साथ एक प्रकार के नहीं नाना प्रकार के जुल्म हुए। यहाँ तक कि त्रावणकोर की एक घटना आपने देखी होगी, वहाँ हमारे समाज की स्त्रियों को अपने स्तन ढकने पर टैक्स देना होता था। उस टैक्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे समाज की एक बेटी ने अपने स्तन काट के टैक्स के रूप में उस वक्त के राजा को दिए, तब जाके ये प्रथा खत्म हुई। दूसरी तरफ पेशवाओं के समय में आपने देखा होगा, हमारे लोगों के थूकने के लिए गर्दन में हांडी बंधी होती थी और पीछे झाड़ू बंधी होती थी। इसी प्रकार कई जगह ऐसा भी देखने में आता है कि हमारे यहाँ किसी की अगर शादी होती थी तो पहली रात शादी की हमारे जो घर में बहू आती थी उसको ठाकुर के घर जाना पड़ता था। तो इस तरह की तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं पूरे देश में देखने को मिलती थी, जिससे हमारी जो स्थिति इतनी बदतर हो गई, वो बाबा साहेब का जो पूरा जीवन संघर्ष जो लगभग 1920 से शुरू होता है और 1956 तक लगातार चलता है, उसके माध्यम से जो रिजर्वेशन मिले, इसमें मैं ये देखता हूं कि जो आरक्षण का आधार बेसिकली जातिवाद है। और बार बार ये बात निकल के आ रही कि आरक्षण तब तक, जातिवाद जब तक। तो जातिवाद क्या देश के लोग खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या जो एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कुछ चंद जातियों को पूरी तरीके से कब्जा है, उस व्यवस्था को क्या आज तक कोई सरकार हटा पाई है? एक ही जाति का कब्जा सेना के अंदर है, कुछ एक जाति का कब्जा मीडिया के अंदर है। तो अगर देखा जाए तो चंद जातियों का पूरे देश की सभी संस्थानों पर, सभी व्यापार पर, सभी इंडस्ट्रीज पर, सभी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर, प्राइवेट कॉलेजेस पर, सभी जगह कुछ चंद जातियों का कब्जा है। तो क्या वहां रिजर्वेशन लागू है? जवाब आप जानते हैं, वहां रिजर्वेशन लागू नहीं है। अब मैं सिलसिलेवार आगे बढ़ता हूं कि एक आरक्षण है जो संवैधानिक संवैधानिक आधार पर मिला, लेकिन दूसरा एक आरक्षण है जो वैदिक आधार पर मिला। एक आरक्षण जो घोषित आरक्षण है, दूसरा आरक्षण जो अघोषित आरक्षण है। जैसे कोलिजियम के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जजेस बनते हैं, क्या उसका कोई रिटन टेस्ट होता है? अगर हमारे लोग सिविल सर्विसेज में एग्जाम पास करके उसको टॉप कर सकते हैं और वो पूरे देश में नीति निर्धारित करने के लायक बन सकते हैं, अगर वो पूरी देश की सरकारों को चलाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो क्या उसी तरह जिस तरह यूपीएससी उस एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसी तरीके से अगर न्यायपालिका के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोई रिटन टेस्ट होता और वो भी यूपीएससी जैसा संस्थान उसको करता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जिस मात्रा में हमारे जजेस होने चाहिए थे, क्या वो काबिल जज ना होते? इसका जवाब भी यही निकलेगा कि काबिल लोग हमारे समाज में हैं और वहां भी जरूर पहुंचते, बशर्ते कि वो व्यवस्था वहां मिलती। लेकिन कोलिजियम के माध्यम से वहां एंट्री बंद है, क्योंकि जिनको वहां पे एंट्री जिस माध्यम से मिलनी है, उस माध्यम में हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, तो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है हमारे लोगों के लिए। इसलिए हमारे लोग हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर ना के बराबर पहुंच पाते हैं।
अब मैं आता हूं जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेजेस, जहां कैपिटेशन फी के द्वारा, जहां मैनेजमेंट कोटे के तहत या एनआरआई कोटे के तहत जिनके पास पैसा है वो लोग पैसे के दम पे एंट्री कर जाते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, हमारे लोगों के पास तो 99% के पास कोई पैसा नहीं है, वो तो पैसे देके एक सीट अपने लिए रिजर्व नहीं करा सकते। तो ऐसे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वहां तो हमारे लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहां से जो एमबीबीएस, एमडी करके, मैनेजमेंट कोर्सेज करके जो बच्चे निकल रहे हैं, उनके मेरिट पे आप क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, कई बार एक सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं कि ये काबिल लोग नहीं है, आरक्षण की वजह से एफिशिएंसी गिर रही है। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आप सबके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, भारत में 91% जमीन केवल सवर्णों के पास है और 9% जमीन अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के पास है। भारत में व्यवसाय 96% केवल सवर्णों के पास है। और अगर तमाम तरह की नौकरियों की बात करें तो 86% नौकरियां सवर्णों के पास हैं। और अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज का डाटा देखें तो देश में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जिसमें 1125 प्रोफेसर की पोस्ट हैं, इन 1125 में से केवल 39 प्रोफेसर यानी 3.47% अनुसूचित जाति से हैं और केवल 6 प्रोफेसर यानी 0.7% अनुसूचित जनजाति से हैं। और ओबीसी में 0% ओबीसी का व्यक्ति प्रोफेसर की पोस्ट पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देश में जो 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के अंदर 95% से भी ज्यादा सीटें जनरल के पास है। अब यहां मेरिट की बात आती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया की जो 200 सबसे बड़ी जानी मानी विख्यात यूनिवर्सिटीज हैं, उन 200 यूनिवर्सिटीज में हमारे भारत की शायद एक भी यूनिवर्सिटीज नहीं आती। और जब 96% के आसपास प्रोफेसर्स आप लोग हैं, अपर कास्ट के हैं, तो फिर आपकी मेरिट पे सवाल उठता है। अगर आप मेरिट वाले हैं तो फिर हमारा देश का नाम यूनिवर्सिटीज में, हमारी 200 यूनिवर्सिटी में देश की कम से कम 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज तो होनी चाहिए थी। अगर हमारी एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की जानी मानी 200 यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं आती। बात कर रहा था डाटा की, यूनिवर्सिटी के बाद में आता हूं। देश के अंदर टोटल 89 सेक्रेटरी की पोस्ट है। 89 पोस्ट में से केवल 84 या 85 पोस्टों अपर कास्ट के पास है और 2 या 3 पोस्ट केवल SC ST के पास है और ओबीसी का कोई है नहीं। तो चूंकि पूरे देश की निर्धारित करने वाली, जो पॉलिसी निर्धारित करने वाले लोग हैं, वो लगभग 92% अपर कास्ट के लोग हैं, उसके बाद भी देश, अगर देश की आर्थिक स्थिति दुनिया के मुकाबले पर हम इतने पीछे हैं, अगर दुनिया को compete करके हम आगे नहीं आ पा रहे हैं, जबकि अब से 2000 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पे थी चाइना के बाद, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? तो आज जो लोग मेरिट की बात करते हैं उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब सारे 89 में से 85 पोस्ट पर अपर कास्ट के लोग सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठे हैं, तो फिर मेरिट पे प्रश्न चिन्ह किसकी पे लगेगा? फिर आप रिजर्वेशन को उसके लिए दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर 90% से ज्यादा अपर कास्ट के जजेज हैं, फिर मेरिट का जो प्रश्न वो कहां चला गया? फिर जो मेरिट किसकी बिगड़ रही है? जब देश को आप चला रहे हैं तो आपकी बिगड़ रही है। इसका दोष आप रिजर्वेशन वाले लोगों को नहीं डाल सकते। आज आप देखिए मेडिकल के अंदर कितनी बड़ी मात्रा में पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज और लॉ के कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस हजारों की मात्रा में सारे हाईवेज पे खुल गए। उधर जो मेडिकल काउंसिल उसके लिए परमिशन देती है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए,
और लॉ कॉलेज खोलने के लिए बार काउंसिल परमिशन देती है। एक के बाद एक बाढ़ आ गई ऐसे कॉलेजेस खोलने की जहां पैसे के आधार पे एडमिशंस बड़ी मात्रा में होते हैं। अब बताइए, मेरिट के लोग उसमें पैदा होंगे जो पैसे दे के आ रहे हैं, या बिना मेरिट वाले आएंगे? अगर आप रिजल्ट देखें, जो रिजर्वेशन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब आप कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स वाला रिजल्ट हो, चाहे बैंक पीओ का रिजल्ट हो, चाहे क्लेरिकल का रिजल्ट हो, जब आप उसमें देखेंगे कि रिजर्व कोटे के कितने नंबर पे नौकरी के लिए सिलेक्शन हो रहा है और जनरल कैटेगरी के कितने पे हो रहा है, तो वो मार्जिन घट के बहुत कम रह जाता है। और लोग कहते हैं कि 33% वाले का एमबीबीएस में हो गया, 80% वाले का नहीं हुआ। ऐसे बोलने वाले लोग कृपया आंकड़े सामने रखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पिछले 3-4 साल के आंकड़े निकाल लें, आंकड़े निकाल के आंकड़ों की साथ बात करें, तो आप पाएंगे कि कंपटीशन में जो डिफरेंस है, गैप है, वो बहुत ही कम रह गया है। यहां तक है कि कुछ पोस्ट पर, जैसे डीएसएसबी के अंदर अभी पिछले साल जब रिजल्ट आया क्लेरिकल का, तो उसमें जनरल कैटेगरी से ज्यादा एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। ऑन रिकॉर्ड आप इसके डाटा निकाल के देख सकते हैं टीचिंग के अंदर। और इसके साथ साथ अलग अलग आंकड़े आप निकाल के देखिए, सिविल सर्विसेज के देखिए, उसमें देखिए कि रिटन टेस्ट के अंदर एससी कैटेगरी के लोगों के नंबर कितने गए, ओबीसी के कितने, एसटी के कितने, और जनरल कैटेगरी के नंबर रिटन में कितने, और इंटरव्यू के अंदर उनको कितने नंबर मिल रहे हैं और इनको कितने नंबर मिल रहे हैं। पक्षपात कहां कहां नहीं होता। जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो कौन है? जो इंडस्ट्री के मालिक है वो भाई भतीजावाद चलता, अपने रिश्तेदार को लगा देते हैं। जितना मीडिया है वहां पे आप देख लीजिए, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की वहां एंट्री बैन है। 90% तो अपर कास्ट के पास ही मीडिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो। और इसके साथ साथ जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसके अंदर जो टीचर भर्ती होते हैं, उसका आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उसमें एससी एसटी ओबीसी का लोग तो आते ही नहीं है, क्योंकि वो रिजर्वेशन को लागू ही नहीं करते। वो कहते हैं हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां तो 100% आपके पास है। फिर आपका रिजल्ट कैसा है? फिर आपके लोग इतने काबिल क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो रिजर्वेशन ये अघोषित रिजर्वेशन है। आप डाटा चेक कर लीजिए, जितनी वैकेंसीज 4th क्लास की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर निकलती हैं, उसके अंदर चूंकि कोई टेस्ट नहीं है, और जहां भी रिटन टेस्ट नहीं है, जहां केवल इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, वहां कौन लोग सेलेक्ट होते हैं? वहां तो एससी एसटी ओबीसी के लोग एंट्री नहीं कर पाते, बहुत नाम मात्र को, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरी। अंदर आ जाइए, जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन होता है, वहां पे कोई रिटन टेस्ट तो है नहीं, और चूंकि रिजर्वेशन तो है नहीं, ऊपर लेवल पे बहुत कम है, और वो भी पिछले कुछ समय से लागू हुआ है। तो वहां चूंकि रिटन टेस्ट नहीं है और पूरा का पूरा इंटरव्यू बेस्ड है, तो वहां पे इंटरव्यू बॉडी में बैठने वाले लोग, वहां पे भी भाई भतीजावाद होता है। चाहे तो उनके द्वारा जो थीसिस है उसको देख के, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने रिसर्च किया है, डॉक्टरेट किया है, उसी सब्जेक्ट पे उनसे सवाल पूछ के देखिए तो पता लगेगा, वो बगले झांकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने जो पीएचडी की है वो नकल मार के उनको ही खुद सारी चीजें अवेलेबल करा दी और उसी को टेप के बना के जमा कर दिया हो। इसीलिए वो बगले झांकते जवाब नहीं दे पाते कि जिस सब्जेक्ट से उन्होंने पीएचडी की उस सब्जेक्ट के बारे में जो सवाल पूछते तो जवाब नहीं दे पाते। ज्यादातर लोग, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या, वहां मेरिट कहाँ गई? जहां जहां इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होते हैं, जहां जहां आउटसोर्स होता है, वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन को देखा जाए तो ना केवल कोर्ट्स ने डाइल्यूट किया है, एक जजमेंट नहीं है, अनेकों जजमेंट है। मैं ये रिजर्वेशन एंड कंसेशंस स्वामी की ये बुक पढ़ रहा था, इसके साथ साथ मैं अभी भारत के संविधान को पढ़ रहा था, इसके साथ साथ जो जजमेंट अभी आई है कोर्ट की, ये जजमेंट पूरी मैंने पढ़ी है। एम नागराजन की जजमेंट मैंने पढ़ी है, यूपी पावर हाउस और यूपी पीडब्ल्यूडी वाले केस में जो अपील दे रही है उसको पढ़ा है, और जो ये कई सारी अपील्स को, स्पेशली पिटीशंस को जो इकट्ठा करके, और ये जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है, इसमें 2 जज बेंच की जजमेंट है। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद जो मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इस जजमेंट को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें कई सारे जो पहले नीचे जजमेंट हुए हैं
उनमें कुछ अपील में आए, कुछ रिव्यू के अंदर आए, कुछ स्पेशल लीव पिटीशन चली है, उनको क्लब करके जजमेंट हुआ। तो ये बीच में पढ़ने में आता है कि एक निर्णय कांग्रेस की सरकार ने 2012 में लिया कि प्रमोशन के अंदर हम लोग रिजर्वेशन नहीं देंगे उत्तराखंड में। उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया कि उनको आप रिजर्वेशन दे दो, क्योंकि क्लब होके ये सारी अपील्स आ रही हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसी बीच वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन देने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालना प्रेफर किया। और एसएलपी डालने के बाद बीजेपी की सरकार ने जिस तरह के आर्ग्यूमेंट वहां पे मुकुल रोहतगी और एक और सीनियर वकील साहब ने रखी, पूरी की पूरी एज इट इज उनके आर्ग्यूमेंट्स को मान लिया। इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो कहा, उसके बाद एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया एम नागराज जजमेंट पे, जिसमें 3 प्रिंसिपल लेट डाउन किए। जिन 3 प्रिंसिपल पे काम होना था, इस पे सर्वे होना था, डाटा बनना था, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, साथ में ये भी देखना था कि जो बैकवर्डनेस है वो किस लेवल की है। वो सारी चीजें अब कोर्ट ने तो यहाँ तक डिसाइड कर दिया कि सरकार की मर्जी ना करे, कोई वो डाटा भी इकट्ठा ना करे, वो चाहे तो कोई सर्वे भी ना कराए, पूरी तरह सरकार के ऊपर छोड़ दिया। तो एक तरफ जजमेंट कहती है कि ये सरकार की जिम्मेदारी, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ जब कोई रिजर्वेशन के फेवर में कोई निर्णय सरकार करती है तो उसके खिलाफ जब कोई कोर्ट में जाता है तो फिर कोर्ट उसको एंटरटेनमेंट करती है। तो ये 2 तरह का रवैया देखने में कोर्ट्स का आ रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रीजुडिशनेस नजर आते हैं। चूंकि जो क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं जजमेंट्स को पढ़ने के बाद, मैं किसी एक जज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस करने का अधिकार सबको, जजमेंट्स को तो मैंने तमाम जजमेंट्स पढ़ के देखी हैं। उन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं पाता हूं कि कहीं ना कहीं पक्षपात बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो आज का जो विषय है कि ये क्या जातिवाद देश से खत्म हो गया? अगर जातिवाद खत्म हो गया हो तब रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की जाए तो हम एक बार को कह सकते हैं ठीक है, संसाधनों में हिस्सेदारी दो, व्यापार में हिस्सेदारी दो, एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सेदारी दो, तब हम एक बार को कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब रिजर्वेशन को हम लोग खुद ही छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले जातिवाद को खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ, और जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड या व्यापार है, उसमें तो हिस्सेदारी दो। तो आप हिस्सेदारी भी नहीं दोगे, जातिवाद भी खत्म नहीं करोगे, और ऊपर से रिजर्वेशन खत्म करने की बार बार बात करोगे, मेरिट पे बार बार सवाल करोगे। जब तथ्य देने की बात करेंगे तो तथ्य भी नहीं देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन से लोग आए हैं इसीलिए ऑपरेशन के अंदर तरह तरह की फला चीजें पेट के अंदर छोड़ दी। मैं कहता हूं कोई एक केस बता दो जिसमें रिजर्व कोटे के डॉक्टर ने ऑपरेशन के अंदर करते वक्त पेट में कुछ छोड़ दिया हो। क्योंकि अगर रिजर्व कोटे के किसी डॉक्टर ने छोड़ा होता तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता, अखबारों की सुर्खियां बनता। क्योंकि वैसे भी मीडिया SC ST OBC माइनॉरिटीज के मुद्दे पर किस तरह नकारात्मक रवैया अपनाता है, किस तरह उसके एंकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि गुंडे हों। मतलब वहां पे कोई तथ्यों की परख नहीं होती, वहां पे सब लोगों को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया जाता, और जो लोग उस सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं उन लोगों को बुलाया भी नहीं जाता। अपने चूज किए हुए लोगों को बुलाते हैं और लिपा पोती करके ये भी कहते हैं कि आप बोलिए, और उसके बाद उसको अगर कोई बोलता है रीजनेबली फिर उसको बोलने भी नहीं देते। तो मीडिया के माध्यम से SC ST OBC के मुद्दे को तो दबाया जाता है, और कहीं ना कहीं इन वर्गों को कमजोर करने की साजिश आज मीडिया का इस्तेमाल करके अब प्रकाश के लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अब हमें सवाल लेने चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर मुझे लगता है घंटों चाहिए, तब कहीं जाके एक एक तथ्य सामने रख के हम कर पाएंगे। क्योंकि जो भी पक्षपात होता है, जो भी शोषण होता है, चाहे पायल तड़वी के साथ हुआ हो, चाहे रोहित वेमुला के साथ हुआ हो, चाहे IIT कानपुर के अंदर हमारे प्रोफेसर के साथ हुआ हो, चाहे अनेक केसेस हैं, उन केसेस को अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत टाइम लगेगा। उन सारे केसेस में देखने में आता है कि उन सब के साथ जातिगत पक्षपात की वजह से, जातिगत एक प्रिजुडिशनेस की वजह से शोषण हुआ है। इसीलिए जाति जब तक, आरक्षण तब तक। ये बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, मिशन जय भीम जिंदाबाद।